नमस्कार, महारो शहर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। होटल सूर्यगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। प्रदेश की राजनीतिक हालात पर चर्चा होगा, आगे की रणनीति भी चर्चा होगी और विधानसभा सत्र पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो शाम 7 बजे ये बैठक होने जा रही है। सूर्यगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें प्रदेश की राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी, आगे की रणनीति और विधानसभा सत्र पर भी चर्चा होगी। विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी और गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, शाम 7 बजे जो बैठक होने जा रही है वो कितनी अहम है? देखिए, सचिन पायलट कैंप से सुलह होने के बाद कांग्रेस विधायक दल की ये पहली बैठक है। कल जिस तरह से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम घूमा, उसके बाद ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक में जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। जो कई सत्ता कैंप के विधायक हैं वो पहले भी, आज से 2 दिन पहले जो परसों बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने इस बात को लेकर के विरोध जताया था कि बागियों को वापस ले लिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि कई बार जनहित में जहर का घूंट पीना पड़ता है, सीने पर पत्थर रखना पड़ता है। तो उस दिन से ये समझ एक संकेत मिल गया था कि जो बागी हैं उनकी वापसी के लिए सीएम अपने स्तर से तैयार है। अगर हाईकमान फैसला करता है तो उस मुद्दे को लेकर के और विधायकों को कन्विंस करने का प्रयास इसमें किया जाएगा। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक इस बैठक में कई विधायक इस मुद्दे को उठाएंगे। इसके साथ साथ जो विश्वास मत प्रस्ताव विधानसभा में पेश करने को लेकर के भी विधायकों से चर्चा की जाएगी। जो विधानसभा का कामकाज होना है 14 तारीख से, उसको लेकर के भी विधायक दल की बैठक में चर्चा की जाएगी। जो कुल मिलाकर के जो मौजूदा राजनीतिक बदले हुए राजनीतिक हालात हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि गुरुवार को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। 13 अगस्त को 11 बजे पार्टी मुख्यालय में यह बैठक होगी। बीजेपी के अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वी सतीश, मुरलीधर राव, नरेंद्र तोमर इस बैठक में शामिल होंगे। तो गुरुवार को बीजेपी की विधायक दल की भी बैठक होनी है और 13 अगस्त को आपको बता दें कि यह बैठक 11 बजे पार्टी मुख्यालय में होगी जिसमें बीजेपी के अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इनमें से आपको बता दें वी सतीश, मुरलीधर राव, नरेंद्र तोमर शामिल होंगे। तो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर एक बार सियासत फिर से अलग रुख ले रही है और अब बैठकों का भी दौर जारी है। गुरुवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 13 अगस्त को 11 बजे पार्टी मुख्यालय में यह बैठक होगी और बीजेपी के अन्य पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। और इस बैठक में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर दिन जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं उसको लेकर पार्टियां भी अपनी अपनी रणनीति बदल रही हैं। और अब बैठक बीजेपी विधायक दल की होने जा रही है गुरुवार को, यानी कि 13 अगस्त को 11 बजे पार्टी मुख्यालय में ये बैठक होगी और जिसमें बीजेपी के अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वी सतीश, मुरलीधर राव, नरेंद्र तोमर इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि कल के घटनाक्रम के बाद से जो परिस्थितियां बनी हुई थी, सियासी संकट बना हुआ था, वो अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ सुधीर शर्मा जुड़ चुके हैं। सुधीर, कल माफ कीजिएगा 13 अगस्त को बैठक होने जा रही है बीजेपी विधायक दल की। इस बैठक में क्या रहेंगे हाइलाइट्स? सुबह भी बैठक हुई थी, कल भी बैठक हुई थी। आखिरकार 13 तारीख की क्या रणनीति बनी है और कौन मौजूद रहेंगे, दिल्ली से कौन आएंगे? तो सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। सुधीर, जो बीजेपी की बैठक होने वाली है उसकी क्या हाइलाइट्स रहेंगी?
देखिए, इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल होने वाले हैं, महामंत्री जो राष्ट्रीय महामंत्री है मुरलीधर राव वो शामिल होने वाले हैं, वी सतीश रहेंगे, अविनाश राय खन्ना रहेंगे, जो कि पार्टी के पदाधिकारी के बतौर पर शामिल होंगे, क्योंकि अब व्यवस्थाएं कुछ बदल गई है, इसलिए बदली हुई परिस्थिति में अलग कुछ रहेगा। अभी हमारे साथ सतीश पूनिया जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बात करेंगे किस तरह की ये बैठक रहने वाली है, क्योंकि जो बैठक आज बुलाई गई थी वो बैठक तो हुई नहीं, लेकिन अब किस तरह की बैठक रहेगी। सदन से पहले हम लोग हमेशा विधायक दल की बैठक बुलाते हैं और उसी तर्ज पे ये बैठक होगी। विपक्ष के नाते बहुत सारे मुद्दे और मसले होते हैं कि जिनकी चर्चा हमें करनी होती है। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र तोमर जी, वो खास तौर पर उपस्थित होंगे। श्रीमान अविनाश राय खन्ना जी, प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो रहेंगे, और श्रीमान वी मुरलीधर राव जी, राष्ट्रीय महामंत्री, वो विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। हम सदन की पूरी रणनीति उस दिन चर्चा करेंगे, खास तौर पर कोरोना का कुप्रबंधन, टिड्डी का हमला और अपराध, इन सारे मसलों पर मुझे लगता है बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। सामान्यतः विधायक दल के बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं आते हैं, जब कोई संकट होता है उसी के दौरान राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हैं। अब कोई संकट रहा नहीं, आपके विधायक भी जो गुजरात गए थे वो भी लौट आएंगे, अब सामान्य व्यवस्थाएं रहने वाली है। संकट है ना, सरकार पे संकट है, प्रदेश पे संकट है, कांग्रेस पे संकट है, उसकी भी चिंता करेंगे कि राजस्थान की जनता को ऐसी अस्थिर, कमजोर और टूटी फूटी सरकार से किस तरीके से मुकाबला करके राजस्थान के जनता की हितों की रक्षा करें। पार्टी के बहुत सारे मसले हैं, पिछले दिनों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस पर विस्तृत चर्चा होगी, आत्मनिर्भर अभियान पर चर्चा होगी, राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बाद देश में एक बहुत सकारात्मक और मतलब ये हुआ कि जो सत्र में होगा, विधानसभा में सत्र में होगा, उसके अलावा कम है। और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और रुख करते हैं अगली खबर का। दौसा से खबर है जहां पर एसीबी की कार्रवाई हुई है। लवाड़ में पटवारी अमरजीत सिंह ट्रैप किए गए हैं। 5,500 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। विरासतनामा खोलने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। 14,500 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। कल दिए गए थे 8,500 रुपए पटवारी को। और दौसा एसीपी सीआई विजय सिंह की टीम ने कार्रवाई की और पीड़ित हजारी बैरवा बनियाना का निवासी से ये रिश्वत मांगी गई थी। तो बड़ी कार्रवाई दौसा में एसीबी की। यहां पर लवाड़ में पटवारी अमरजीत सिंह को ट्रैप किया है। 5,500 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। और आपको बता दें कि विरासतनामा खोलने के एवज में 14,500 रुपए मांगे थे और कल 8,500 रुपए पटवारी को दिए थे। हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या है जानकारी पूरी? ये पूरा दौसा एसीबी ने यह कार्रवाई की थी। जो परिवादी हजारीलाल बैरवा के पिता की मौत हो गई थी, ऐसे में वह जो नामांतरण है वो खुलवाने के लिए पटवारी अमरजीत सिंह के पास गया था। इसी दौरान अमरजीत सिंह ने 14,500 रुपए की रिश्वत मांगी। जब एसीबी को इस बात की शिकायत दी गई तो एसीबी ने इसका सत्यापन करवाया। सत्यापन में 14,000 रुपए की रिश्वत लेना उसने कबूला और मौके पर ही 8,500 रुपए की रिश्वत ले भी ली। इसके बाद दूसरे दिन जब परिवादी वापस पहुंचा आज, तो 5,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने उसे ट्रैप कर लिया और फिलहाल ट्रैप की कार्रवाई जारी है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी कार्रवाई एसीबी की दौसा में, जहां पर लवाड़ में पटवारी अमरजीत सिंह को ट्रैप किया है। 5,500 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। तो आपको बता दें कि कल 8,500 रुपए पटवारी को दिए थे और विरासतनामा खोलने के एवज में पटवारी ने 14,500 रुपए मांगे थे। लवाड़ में पटवारी अमरजीत सिंह ने ये रिश्वत मांगी थी और एसीबी की टीम ने 5,500 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। और चलिए अब नजर डालते हैं मरुधरा में कोरोना अपडेट पर। मरुधरा में कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार, आज 620 नए मामले आए हैं। पॉजिटिव केस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 810 मौतें हो चुकी हैं। अब तक 36,524 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं पे 14,207 मरीजों का इलाज चल रहा है और आज 213 केस रिकवर हुए हैं, 214 डिस्चार्ज हुए हैं। तो मरुधरा में कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन
राहत की बात यह भी है कि रिकवर होने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है और कुल जो संख्या है वो 54,290 तक पहुंच गई है। एक्टिव केस की बात की जाए तो 14,207 हो गई है। वहीं जिलेवार भी आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना की रफ्तार यहां पर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जोधपुर में भी संख्या 8,000 के पार हो गई है, 6,500 के ऊपर जयपुर में भी संख्या है और इसी तरह 5,000 जोधपुर की संख्या देख सकते हैं आप। अलग अलग शहरों के आंकड़े देख सकते हैं कि यहां पर जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो अलवर हो चाहे पाली हो कोटा हो, हर जगह पर कोरोना की रफ्तार बढ़ी हुई है, मिल रही है। भरतपुर में 2,977 और इसी तरह बीकानेर, अजमेर, बाड़मेर में भी संख्या बढ़ी हुई है। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलिए चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। चेन को तोड़ने में कोटा में भी जो है कामयाबी नहीं मिल पा रही है। लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। आज फिर 110 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं और संख्या की बात करें तो 3200 के पार जो है कोटा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या चली गई है। इन सब के बीच लगातार जिला प्रशासन की कोशिश है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, गाइडलाइंस जारी की जा रही है। अब कोटा में 2 दिन रविवार और सोमवार 2 दिन का लॉकडाउन भी करने की घोषणा जिला कलेक्टर ने की है। इससे पहले रविवार को जो है लॉकडाउन किया जा रहा था, लेकिन अब सोमवार को भी कोटा में लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं दूसरे जो अस्पताल हैं उनको भी अधिकृत करने की तैयारियां चल रही है। कोटा के रेलवे हॉस्पिटल और ईएसआई हॉस्पिटल को भी अधिकृत किया जाएगा। उसकी तैयारियों में चिकित्सा विभाग की टीमें जो है पूरी तरह से जुट गई है। वहां पर व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जा रहा है। तो वहीं एक निजी अस्पताल को भी जो है स्वीकृति दे दी गई है, वहाँ पर भी कोरोना का इलाज हो सकेगा। इस निजी अस्पताल में तमाम सुविधाएँ जो है वो मुकम्मल हो, इसके लेकर के चिकित्सा विभाग की टीमों ने वहाँ का दौरा भी किया। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से जो आदेश आया है वो भी जो है निजी अस्पताल के जो मालिक हैं उनको दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि बेहतर इलाज निजी अस्पताल में भी हो। इसके साथ साथ कोटा के जो कोविड हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज में स्थित, उसमें भी जो है सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। तो लगातार जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि रोगी जल्द स्वस्थ हों। इसके लिए प्लाज्मा थेरेपी से भी इलाज जो है वो लगातार जारी है। 11 से 12 रोगी ऐसे हैं जिन्होंने जो है स्वस्थ होने के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। आज भी 2 युवा जो है कोटा MBS अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचे और उन्होंने जो है अपना प्लाज्मा डोनेट किया। इस दौरान जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन किया और शहरवासियों से अपील की कि जो भी लोग कोरोना को मात देकर के अपने घर लौट चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, वो प्लाज्मा थेरेपी के प्रोटोकॉल के अनुसार जो है प्लाज्मा डोनेट करें ताकि दूसरों की जीवन की रक्षा भी की जा सके और उनके इलाज भी जो है प्रॉपर तरीके से प्लाज्मा थेरेपी से हो सके। तो शहर की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो आज सुबह से ही इंद्रदेव जो है कोटा में मेहरबान रहे। कोटा शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी तेज बारिश का दौर सुबह से ही जारी था, जो शाम तक चलता रहा। लगातार जिस तरह से बारिश के लिए दुआएं मांगी जा रही थी, प्रार्थनाएं की जा रही थी, तो किसानों के भी चेहरे खिल गए। जिस तरह की बारिश का इंतजार हो रहा था वो बारिश आज कोटा में सुबह से देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच नगर निगम की जो तैयारियां थी, मानसून से पूर्व जिस तरह से नालों की सफाई को लेकर के जो तैयारियां थी, उनकी भी पोल खुल गई। कुछ घंटों की बारिश में ही जो शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी और इस दौरान नगर निगम के कंट्रोल रूम पर भी क्षेत्रवासियों ने फ़ोन गनगनाए। देखिए, अजमेर में लगातार कोरोना का ब्लास्ट जारी है। आज भी 60 नए मरीज जो हैं कोरोना पॉजिटिव वो निकल कर सामने आए अलग अलग इलाकों से, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2688 तक पहुंच गया है। वहीं आज एक और कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। 62 वर्षीय महिला कोरोना से ग्रसित होने के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दिल के रोगों से भी पीड़ित थी। तो कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। वहीं 2060 मरीज ऐसे हैं जो अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। सबके अलावा अगर बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो आज जादूगर इलाके में एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की इत्तला मिलते ही अलवरगढ़ SHO सुशीला जो है वो मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतका के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिसके बाद
पुलिस ने पीहर पक्ष को इत्तला कर दी है और वहां से परिजनों के आने के बाद ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर मामले की आगे की जांच शुरू की जाएगी। वहीं कोरोना का ब्लास्ट जो है आज वो सेंट्रल जेल अजमेर में भी दस्तक दिया। सेंट्रल जेल के 26 कैदियों की रिपोर्ट आज पॉजिटिव निकल के आई है, जिसके बाद जेल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। आनन फानन में चिकित्सा विभाग की टीम ने जेल में पहुंचकर जो दूसरे अन्य संपर्क में आए कैदी और जेल प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके भी सैंपलिंग यहां पर ली है और जांच के लिए आगे भेज दिया गया है। वहीं आज मांगलियावास थाना क्षेत्र में 2 भाइयों की नाड़ी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। ये दोनों भाई जो हैं बकरियां चराने के लिए अपने खेत के पास ही बकरियां चरा रहे थे। उसी दौरान एक बकरी जो है नाड़ी में गिर गई थी, जिसे बचाने के लिए भाई धीरज जो है वो नाड़ी में उतरा और उसका पैर फिसलने से वो गहराई में डूबता चला गया, जिस पर दूसरे भाई मोहित ने उसे बचाने की कोशिश में वो भी नाड़ी में उतरा और वो भी गहराई में जा गया। उस दौरान दोनों ही भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने दोनों शवों को बाहर निकालकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। और वहीं जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के तमाम एसडीएम्स के साथ संवाद किया और उनके इलाकों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही उन कामों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। साथ ही साथ जो कोरोना के तहत जो गाइडलाइंस सरकार के द्वारा तय की गई हैं उन गाइडलाइंस के तहत पालना और जो उसका उल्लंघन कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने दिए हैं। भरतपुर में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 71 मामले सामने आने के बाद में अब जिले में 2977 मामले पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करें तो अभी तक 2471 लोग सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं मौत के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 65 मौतें हो चुकी हैं, जिसे लेकर अब पुलिस प्रशासन सहित मेडिकल टीमें भी चिंतित हैं कि इस कोरोना महामारी को कैसे रोका जाए। वहीं आपको बता दें कि अब जिले में जगह जगह सघन अभियान चलाए जा रहे हैं और सैंपलिंग ली जा रही है। इसी के चलते भरतपुर जिले के शहर सहित कस्बे कुम्हेर, डीग, बयाना, नदवई और सीकरी सहित नगर में भी अब सैंपलिंग का काम तेजी से चालू कर दिया गया है, जिसके चलते दुकानदारों और गली मोहल्लों में लोगों को सैंपलिंग के लिए उत्साहित किया जा रहा है और सूची में नाम लेकर उनको बुलाया जा रहा है और वहां पर उनकी सैंपलिंग ली जा रही है, जिसके चलते अब संक्रमण से रोकने के लिए अभियान को बहुत ही तेज किया जा रहा है। वहीं जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते तहसील स्तर पर एसडीएम और नगर पालिका भी अब प्रयास कर रही है कि लोग ज़रूरत के दौरान ही घरों से बाहर निकलें, वरना अपने घरों पर ही रहें। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और दुकानदारों से खास तौर से यही संदेश दे रही है कि संक्रमण से बचने के लिए वह भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और लोगों को मास्क के लिए उत्साहित करें और अगर कोई मास्क पहन के नहीं आता है तो उसको वह सामान नहीं दें, जिसके चलते इस संक्रमण को रोका जा सके। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन से हुई जोरदार बारिश को लेकर अब सरकारी महकमों के कार्यालय और निवास भी पानी से भर चुके हैं, जिसे लेकर नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिकाएं भी कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। समय रहते यह नहीं चेती हैं, जिसके चलते नाले लबालब हो गए थे, जहां आवासों और कार्यालयों में भरसक पानी भरने के दौरान खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारी और अधिकारी भी अब कुछ बोलने से कतरा रहे हैं कि वह कहें तो अपना ही महकमा उनका बदनाम होता है। इसके चलते वह भी शांत बैठे हुए हैं। अगर बड़ी खबरों की बात करें तो इसे लेकर अब रक्षाबंधन का त्यौहार निकल चुका है। वहीं अब जन्माष्टमी को लेकर बॉर्डर सील होने की वजह से लोगों को जो मथुरा दर्शनों के लिए जाना था, जन्माष्टमी के अवसर पर बसों को बिल्कुल सीज कर दिया गया है और बॉर्डर सीज होने के कारण अब वहां वह दर्शन के लिए नहीं जा पाएंगे, जिसे लेकर अब श्रद्धालु खासे निराश नजर आ रहे हैं। उदयपुर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और आज भी 29 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ में उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 1700 के आंकड़े को पार करते हुए 1712 पहुंच चुकी है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है और आज जो पॉजिटिव मरीज सामने आए उसमें नए केसों की संख्या क्लोज कॉन्टैक्ट पॉजिटिव मरीजों से ज़्यादा निकलकर सामने आई है। कुल 16 नए पॉजिटिव केस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।